हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज के बारे में। वेयर हाउस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, और वेयर हाउसिंग सर्विसेज किस तरह से एक बिजनेस को हेल्प करती हैं। ठीक, तो देखो वेयर हाउस क्या होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि आज आपके पास एक गुड की डिमांड आई या आपके पास एक कस्टमर आया कि उन्हें एक वॉशिंग मशीन चाहिए, राइट। तो आप आज बैठेंगे कि भाई एक वॉशिंग मशीन हमें मैन्युफैक्चर करनी है, आप आज मैन्युफैक्चर करने बैठेंगे और कल आप उन्हें देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपका कस्टमर चला जाएगा दूसरी तरफ, राइट। वो आपके पास रहेगा ही नहीं, आपके पास टिकेगा ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी आपका वेट नहीं करना चाहता। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, वो किसी भी कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा आपके, राइट। तो यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करती है और उन्हें स्टोर कर कर रखती है। स्टोर कर कर क्यों रखती है? कि जैसे ही इस गुड की डिमांड आए उसी टाइम हम उन्हें सप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर 10,000 गुड्स की डिमांड आ रही है तो 10,000 गुड्स हमारे पास तैयार भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 10,000 गुड्स आपने तैयार कर ली, तो क्या आप इन्हें जहां आपने तैयार किया आप उन्हें वहीं रखे रहेंगे? सपोज आपकी एक फैक्ट्री थी, ठीक है। इस फैक्ट्री में आपने 10,000 गुड्स बना तो दी। अब अगर अगले 6 महीने तक इन 10,000 गुड्स की डिमांड नहीं आएगी, तो ये तो आपको पूरा फैक्ट्री को कवर करे रहेंगे, राइट। तो आप आने वाले टाइम के लिए कुछ और प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो आपका फैक्ट्री प्लेस है उसे अलग करना होगा और गुड्स को आपको कहीं और स्टोर करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको गुड्स को स्टोर करना होगा कि उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो भी लाइफ है, वो किसी भी तरह से खराब ना हो, ठीक है। क्वालिटी डिग्रेड ना हो, जो जिस फॉर्म में है गुड वैसी ही रहे। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है अपनी गुड्स को, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री प्लेस को, जहां आप उसे बना रहे हैं, उसे आप अलग कर देते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्शन आपकी वहां पर कॉन्टिन्यूस चलती रहे। और आप एक अलग प्लेस, या तो आप खुद उसे परचेज करते हैं, ठीक है, या आप रेंट पर ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं आप एक प्लेस को अपनी गुड्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। आप गुड्स को वहां पर स्टोर कर देते हैं। देखो पहले क्या था, पहले आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए वेयर हाउस का यूज़ करते थे कि आपके पास गुड्स ज़्यादा हैं और इन्हें आपको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या महीनों के लिए आपको स्टोर करना है, तो आप वेयर हाउस का यूज़ करते थे, राइट। तो पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको इन्हें स्टोर करना है गुड्स को इस तरीके से कि उनकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वैल्यू है एंड यूजफुलनेस है, वो मेंटेन रहे, यानी किसी भी तरह से गुड्स को कोई नुकसान ना हो। बट आज के टाइम पे ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा चेंज हो गया। अब हम सिर्फ और सिर्फ स्टोर नहीं करते, स्टोर तो हम अभी भी कर रहे हैं, स्टोरेज तो आपका एक यूज है ही वेयर हाउस का, राइट। उसके साथ साथ हमने इसे और भी ज़्यादा सर्विसेज के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब और ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में हम इसे यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गुड्स हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी गुड्स अपने स्टोर कर दी, कहाँ पर? वेयर हाउस में आपकी गुड्स रखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखो, आपके पास बहुत सारे अदर वर्क होते हैं एक प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद। आपने एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक शैम्पू की एक बोतल तैयार कर दी, ठीक है। अब शैम्पू की बोतल जो तैयार हो गई, अब आपको चाहिए कि आपका जो भी ब्रांड है वो उसके ऊपर प्रिंट हो, राइट। तो आपके पास जो भी शैम्पू की बोतल है, अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर अपने ब्रांड का स्टिकर लगाना होता है आपको, राइट। फिर इस बोतल की, अगर ये किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में है, तो आपको इसे उस कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी पैक करना होता है। यानी पहले आपने ब्रांडिंग का स्टिकर लगा दिया, फिर आपने पैकेजिंग कर दी इसकी, राइट। पैकेजिंग करने के बाद आपके पास और भी वर्क होते हैं। देखो अभी तो क्या है, ये आपकी फर्स्ट पैकेजिंग है, ये आपके अभी एक कार्डबोर्ड बॉक्स में गई है। इसके बाद जब किसी भी रिटेलर के पास सामान आता है, तो क्या एक एक बॉटल की पैकिंग आती है? नहीं, आपके पास पूरा कार्टून होता है और उसके अंदर बहुत सारी शैम्पू की बॉटल्स होती हैं, राइट। तो बेसिकली जितने भी इस टाइप के काम हैं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, ठीक है, आपको जो भी उस पर लेबल लगाना है, ये सारे काम आप वेयर हाउस में कर सकते हैं आज के टाइम पर, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए आप इसे यूज़ नहीं करते, आप इसे अदर वर्क्स के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। तो वेयर हाउसिंग का बेनिफिट क्या हो रहा है? इट मेक्स अवेलेबल द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन द राइट फिजिकल फॉर्म एट द राइट कॉस्ट। यानी जो भी गुड्स आप वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं कि वो राइट क्वांटिटी में, ठीक है, राइट क्वांटिटी यानी जितनी क्वांटिटी है, क्योंकि वो वहाँ प्रोटेक्टिव मैनर में रखी हुई है। जो भी वेयर हाउस को मैनेज कर रहा है वो बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखता है कि उनकी कोई भी क्वांटिटी
मतलब कम ना हो, किसी भी तरह का कोई सामान गायब ना हो, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो भी वेयर हाउस का ओनर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इतनी गुड्स मेरे पास आए हैं तो मैं इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी पार्टी मेरे यहाँ स्टोर कर रही है अपने सामान को, मुझ पर केस भी कर सकती है कि भाई मैंने आपको 10,000 गुड्स दी थी, लेकिन अब मैंने काउंट किया, जब मुझे 6 महीने बाद इन्हें हटाना है यानी यहाँ से लेकर जाना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 9,000 ही बचे। 1,000 कहाँ गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, तो मैं आपके ऊपर केस भी कर सकती हूँ, राइट। तो वेयर हाउस में अगर आप रखेंगे तो आप राइट क्वांटिटी राइट प्लेस पर आप इसे पहुंचा सकते हैं। राइट प्लेस बेसिकली जहां आपको पहुंचाना है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अगर दिल्ली में है, ठीक है, तो आपने क्या किया, दिल्ली के ही वेयर हाउस में आपने सारे प्रोडक्ट्स स्टोर कर दिए, ठीक है, कि जब जब इसकी डिमांड आती जाएगी हम अपने वेयर हाउस से गुड्स डिलीवर करते चले जाएंगे, राइट। तो आपने राइट प्लेस पे उन्हें स्टोर कर दिया, राइट टाइम पर, जब आपको ज़रूरत है तब आपने उसे स्टोर किया, और जब आपको ज़रूरत थी तब आपने उसे वहाँ से उठा लिया, यानी जितने टाइम के लिए आपको चाहिए था आपने उन्हें स्टोर कर दिया, जितने टाइम के बाद आपको नहीं चाहिए आपने उसे ले लिया और बाहर निकाल कर मार्केट में सेल कर दिया, राइट। और राइट फिजिकल फॉर्म, जिस फिजिकल फॉर्म में वो थे, ठीक है, इट मीन्स जैसा प्रोडक्ट था बिल्कुल वैसा ही रहेगा आपका वेयर हाउस में, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। और राइट कॉस्ट, देखो अगर मैंने आज ये जो एक बॉक्स तैयार किया, ठीक है, आज इसकी वैल्यू 500 है, और अगर इसकी वैल्यू जरा सी भी डिग्रेड नहीं होती है तो 6 महीने बाद भी इसकी वैल्यू 500 ही रहेगी, राइट। तो बेसिकली ये हमें राइट कॉस्ट पर चीज़ें अवेलेबल करवाता है, राइट। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कितने टाइप के वेयर हाउस होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के वेयर हाउस होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किए हैं वो 5 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट वेयर हाउस, सेकेंड इज पब्लिक वेयर हाउस, थर्ड इज बाउंडेड वेयर हाउस, फोर्थ इज गवर्नमेंट वेयर हाउस एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउस, राइट। अब पढ़ लेते हैं इनके मीनिंग क्या है। देखो प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्राइवेट वेयर हाउस बनाती हैं। देखो प्राइवेट वेयर हाउस आर ऑपरेट ओन और लीज बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स, ठीक है, सच एज रिटेल चेन स्टोर्स और मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। जैसे मैंने कहा जितनी भी बड़ी कंपनी है वो अपने ही वेयर हाउस बनाती है। देखो वेयर हाउस अगर आपने कहीं पर हायर किया, ठीक है, यानी आपने रेंट पर लिया, तो आपको टाइम टू टाइम उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लस जिस भी पर्सन का आपने वेयर हाउस हायर किया है आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस या उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, राइट। बट जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं कि वो एक ह्यूज प्लेस ले लें, परचेज कर लें और वहाँ पर एक वेयर हाउस अपना बना दें, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कंपनी की ही गुड्स वहाँ पर स्टोर होंगी, यानी कंपनी के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चलेंगे। तो यहाँ पर ना तो आपको टाइम टू टाइम कोई रेंट पे करना है, राइट, आपकी अपनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप जब चाहें अपने गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें वहाँ स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरह की किसी का भी इंटरफेरेंस आपके पास नहीं होगा, राइट। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हों, ठीक है। तो जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जो पहले ही लोन लेकर इतना वर्क कर रहे हैं, वो इतना बड़ा प्लेस वेयर हाउस के लिए, एक वेयर हाउस बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्लेस चाहिए, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो पॉसिबल कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी बड़े बिजनेस हैं, राइट। तो इसके बेनिफिट क्या हैं, द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसिंग इंक्लूड कंट्रोल, आपका कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप चाहें जो चाहें आप कर सकते हैं, एंड अदर बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूव डीलर रिलेशंस, डीलर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा जैसे कि कंट्रोल आपका है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सब चीज़ आपके ऊपर मैनेज करती है, तो जब आप चाहते हैं तब आप गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं, जब आप चाहते हैं तब आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके डीलर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी बनती है, राइट। तो प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं, जो आपके अपने वेयर हाउस होते हैं और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी की ही गुड्स स्टोर की जाती हैं, राइट। पब्लिक वेयर हाउस पर आ जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट कि ये पब्लिक वेयर हाउस है, यानी पब्लिक के लिए, यानी यहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अपने गुड्स को स्टोर कर सकती है। पब्लिक वेयर हाउसेज कैन बी यूज फॉर storage of goods by traders, manufacturers or any member of the public after the payment of storage fee or charges। तो बेसिकली ये क्या होगा, जैसे आप होटल्स में जाते हैं, ठीक है, देखो मुझे रहना है, मैंने अपना घर बना लिया, ठीक है, उस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगी और मेरा सामान रहेगा, राइट। लेकिन अगर कहीं हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो वहाँ पर मैंने
होटल का किसी एक रूम को रेंट पर लिया, ठीक है। अब वहाँ पर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे फीस पे करनी पड़ेगी, जो भी चार्जेस हैं उस रूम के वो पे करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं अपने सामान को वहाँ रख सकती हूँ, तब जाकर मैं वहाँ रह सकती हूँ, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही है पब्लिक वेयर हाउस, कि आपको अपना सामान स्टोर करना है तो बहुत सारे लोगों ने वेयर हाउस बना रखे हैं, आप उन्हें रेंट पे लीजिए, वहाँ पर अपना एक स्पेस बुक कीजिए कि इतना स्पेस मुझे चाहिए मेरे सामान के लिए, और वहाँ पर आप अपनी गुड्स स्टोर कर दीजिए। बस उसके बदले में आपको क्या पे करना है, एक फ़ीस पे करनी होगी उन्हें, ठीक है। अब जितने भी पब्लिक वेयर हाउस हैं, इन्हें कौन रेगुलेट करता है? द गवर्नमेंट रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउसेज बाई इशूइंग लाइसेंस। कोई भी पर्सन वेयर हाउस नहीं खोल सकता, ठीक है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों लाइसेंस लेना पड़ेगा? भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस खोल दिए, भाई लोग आएंगे मुझे फीस देंगे, मैं उनका सामान स्टोर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, यहाँ गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है? रीज़न ये है, माना आपका लैंड है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और वहाँ पर आपने वेयर हाउस अच्छे से तैयार भी कर दिए हैं, और आपने ये भी कहा कि हम प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, बट उसका प्रूफ भी होना चाहिए, राइट। सपोज आपके जो भी वेयर हाउस थी वहाँ पर 10 करोड़ का आपके पास लोगों ने सामान स्टोर कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपना अपना सामान लाती गई, वहाँ रखती गई, तो उसकी टोटल वैल्यू हो गई 10 करोड़, ठीक है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि जो भी पर्सन है, जो वेयर हाउस का ओनर है, वो इस 10 करोड़ के सामान को ले जाकर सेल कर दे, ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसा करे कि वो रातों रात उस सामान को बेच कर भाग जाए। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कंपनीज ने अपना मतलब सामान को स्टोर किया है, वो क्या करेंगे, वो किसके पास जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कंपनी होती है वो किसी भी ऐसे वैसे वेयर हाउस में स्टोर नहीं करती सामान, सिर्फ उन्हीं को करते हैं जो जिन्हें गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़, कोई भी वेयर हाउस खोल ही नहीं सकता, वही खोल सकता है जिसे गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला है, ठीक है, क्योंकि तभी श्योरिटी रहती है कि ये ऑथेंटिकेट है, बेसिकली ये जो वेयर हाउस है ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, यानी यहाँ पर आपका लॉस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या हैं पब्लिक वेयर हाउस के? इट इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी इन द नंबर ऑफ लोकेशंस। आपका जो अपना वेयर हाउस है वो आप एक ही प्लेस पर बना सकते हैं ना, दिल्ली में है तो दिल्ली में रहेगा, मुंबई में है तो मुंबई में रहेगा, आप हर जगह नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन पब्लिक वेयर हाउस क्या है, हर एरिया में आपको मिलेंगे पब्लिक वेयर हाउस। सपोज आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको कुछ प्रोडक्ट्स अपने मुंबई ट्रांसफ़र करने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स गुजरात ट्रांसफ़र करने हैं, राइट। लेकिन गुजरात में ट्रांसफ़र करने के बाद भी 2 दिन बाद वहाँ पर जिसे भी आपने ट्रांसफ़र करना है वो 2 दिन बाद लेने आएगा। अब गुजरात में मैंने सामान तो ट्रांसफ़र कर दिया, अब 2 दिन कहाँ वेट करूँगी उसका? तो 2 दिन के लिए मैंने क्या किया, एक वेयर हाउस गुजरात में ही हायर किया, रेंट पर लिया सिर्फ 2 दिन के लिए, और वहाँ 2 दिन सामान स्टोर किया और उस पर्सन का वेट किया, जब वो आया उसे मैंने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए, राइट। इसी तरह मुंबई में भी यही हुआ, मुंबई में भी मैंने क्या किया, 2 डेज़ के लिए वेयर हाउस रेंट पर लिया और उस सामान को स्टोर कर दिया। तो देखो यहाँ पर मेरा वेयर हाउस नहीं था, लेकिन मुझे हर जगह फैसिलिटी मिलती गई, मुझे हर जगह फैसिलिटी मिलती गई, जिस लोकेशन पे मुझे चाहिए था वहाँ मुझे वेयर हाउस मिला, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है, हर लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। सेकेंड, नो फिक्स कॉस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑफरिंग वैल्यू एडिड सर्विसेज, यानी यहाँ पर आपको कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा प्राइवेट वेयर हाउस में क्या था कि अगर आपने अपना वेयर हाउस ओपन भी करना है, आपको मैनेज करना है, तो आपको पहले तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो एक वेयर हाउस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है, सपोज 50 लाख का तो आपका वेयर हाउस बनने में आपकी जो भी लागत लगेगी, यानी सबसे पहले आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब जाके आप फ्यूचर में वेयर हाउस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन पब्लिक वेयर हाउस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई फिक्स कॉस्ट ऐसे नहीं लगानी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम जो भी रेंट है वो आपको पे करना है, राइट। प्लस यहाँ पर आप अलग अलग सर्विसेज ऑफर आपको मिलती हैं कि आप पैकेजिंग करा सकते हैं, लेबलिंग करा सकते हैं, राइट। अलग अलग सर्विसेज भी आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स थे पब्लिक वेयर हाउस के। नेक्स्ट आता है आपका बॉन्डेड वेयर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल भी पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं। तो देखो बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं, सिंपल सा समझना, जब आप इंपोर्ट करते हो या आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, जब आपने इंपोर्ट किया, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने यूएसए से कुछ सामान मंगाया, ठीक है, अब जब वो पोर्ट पर आ गया
पोर्ट पर आपको पता है वहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो यूएसए से इंडिया वो सामान आ चुका है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को कि आप इंडिया में हैं और आपने सामान मंगाया है यूएसए से, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इम्पोर्ट किया है। ये आपका पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट आपके ज़्यादातर आप देखो मुंबई में ही आपको ज़्यादातर पोर्ट मिलेंगे, ठीक है। तो मुंबई में एक पोर्ट है जहाँ पर यूएसए से सामान आपका आ चुका है, लेकिन वो सामान आपको कब मिलेगा, जब आप उन्हें टैक्स पे करेंगे, जब आप उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, राइट। तो आप इंडिया में हो लेकिन आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो दिल्ली, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई आपका सामान आ चुका है, वो मुंबई पोर्ट पर है, तो आपने कहा कि मैं तो अभी दिल्ली में भी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ, तो मेरे को आने में लगेंगे 5 डेज़, ठीक है। 5 डेज़ लगेंगे, उसके बाद मैं सामान ले जा सकता हूँ। तो 5 डेज़ के लिए ये पोर्ट पर क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे, बारिश आ सकती है, समुद्र का पानी आ सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जिन वेयर हाउस में सामान रखा जाता है वो कहलाते हैं आपके बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर अथॉरिटी ने खुद डिसीजन लिया कि ये जो सामान है ये 5 डेज़ बाद जाएगा, यानी इनका जो ओनर है वो 5 डेज़ बाद आएगा, वो तब जाकर वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है। तब तक के लिए हमें इन्हें कहाँ स्टोर करना होगा, वेयर हाउस में, और उन वेयर हाउस का हम कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, राइट। अच्छा, ये कंडीशन तो हुई कि इस पर्सन ने कह दिया कि मैं 5 डेज़ बाद आऊँगा, लेकिन सपोज देखो जो भी कस्टम ड्यूटी है, टैक्स का पे अमाउंट है, वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इस पर्सन ने कह दिया कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है अभी कस्टम ड्यूटी और टैक्स पे करने के, ठीक है। तो ऐसे तो कोई देगा ही नहीं आपका सामान, क्योंकि आपको पे करना है मुंबई पोर्ट पर, तब जाकर ही आप लायबल हैं उस सामान के, ठीक है। तो आपने कह दिया कि भाई मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है अभी देने के लिए, यानी मैं अभी ये सामान लेकर ही नहीं जा सकता, मुझे लगेंगे आराम से 3-4 महीने इस अमाउंट को अरेंज करने में। तो 3 to 4 मंथ्स के लिए भी ये वेयर हाउस जो यूज़ किए जाते हैं वो बाउंडेड वेयर हाउस ही होते हैं, राइट। 3 to 4 मंथ्स के लिए वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है सामान, कि जब आपके पास पैसे होंगे तब आप कस्टम ड्यूटी पे करें, टैक्स पे करें और इस सामान को लेकर जाएं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो भी कस्टम ड्यूटी या टैक्स आपको पे करना था, ठीक है, आपके पास उतना अमाउंट नहीं था लेकिन हाफ अमाउंट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 20,000 पे करने हैं अपने सामान के, लेकिन आपके पास इस टाइम 10,000 है, तो आपने क्या किया, 10,000 पे किए, हाफ सामान आप ले गए, लेकिन हाफ सामान अभी भी वही है, ठीक है। यानी आपकी जितनी भी गुड्स थी, हाफ गुड्स तो आप हाफ अमाउंट पे करके ले गए, लेकिन हाफ गुड्स आपकी अभी भी पोर्ट पर ही हैं और उन्हें भी स्टोर किया जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते, और तब तक वो कहाँ स्टोर की जाएंगी, बॉन्डेड वेयर हाउस में, राइट। अब इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स प्रियर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। यानी बॉन्डेड हाउस क्या होते हैं, वेयर हाउस क्या हैं, जो गवर्नमेंट लाइसेंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही गुड्स एक्सेप्ट की जाती हैं जो इम्पोर्ट की गई हैं, ठीक है। इम्पोर्टेड गुड्स प्रियर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, यानी टैक्स और कस्टम ड्यूटी पे करने से पहले उन गुड्स को स्टोर किया जाता है यहाँ पर। जब तक आप कस्टम ड्यूटी और टैक्स पे नहीं करते तब तक के लिए जितनी भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन्हें आप बाउंडेड वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, राइट। दीज आर द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। Importers are not permitted to remove goods from docks or the airport till the custom duty is paid. यानी ये जितनी भी गुड्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज से आप इंपोर्ट करते हैं और इम्पोर्टर्स को ये परमिशन नहीं होती कि वो गुड्स बिना कस्टम ड्यूटी या बिना टैक्स पे किए ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर इंपोर्ट की हैं गुड्स तो एज अ इम्पोर्टर आपको पहले ड्यूटी और टैक्स पे करना होगा, राइट। और जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक बॉन्डेड वेयर हाउस में आपकी गुड्स सेफ रखी रहेंगी, राइट। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट वेयर हाउस। एज द नेम सजेस्ट गवर्नमेंट का है तो फुल्ली और मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। दीज वेयर हाउस आर फुल्ली ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो देखो ये जो दोनों वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस और गवर्नमेंट वेयर हाउस, इन दोनों में सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी पर्सन अपना गुड्स स्टोर कर सकता है और गवर्नमेंट वेयर हाउस में भी कोई भी पर्सन गुड्स स्टोर कर सकता है, सेव कर सकता है। दोनों में सर्विसेज भी सेम मिलती हैं, दोनों में दोनों लाइसेंस्ड वेयर हाउस होते हैं, राइट। बस डिफरेंस क्या है कि ये ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक वेयर हाउस कोई भी मैनेज कर सकता है, ठीक है। सपोज मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैंने एक अच्छा सा प्रॉपर्टी लिया और उस पर वेयर हाउस बना दिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, राइट। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वही होंगे जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ओनरशिप यहाँ गवर्नमेंट की होती है और यहाँ किसी भी पर्सन की हो सकती है। नेक्स्ट या लास्ट का है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने पढ़ी होंगी, राइट। तो कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए होते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर 10,000 मेंबर्स हैं तो ये वेयर हाउस सिर्फ और सिर्फ ये 10,000 लोग ही यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वेयर हाउस बनाए जाते हैं, कोई भी अनदर पर्सन इन्हें यूज़ नहीं कर सकता, राइट। सम मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव सेट अप देयर ओन वेयर हाउसेज फॉर मेंबर्स ऑफ देयर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, यही अपने वेयर हाउस मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। कि इनमें जितने भी इनके मेंबर हैं, एग्रीकल्चर वेयर हाउस में ज़्यादातर फार्मर्स मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उन फार्मर्स को फैसिलिटी देने के लिए कि वो अपना जितना भी गुड्स हैं उन्हें स्टोर कर सकें, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने वेयर हाउस बनाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जो इसके मेंबर हैं वही लोग इस फैसिलिटी को ले सकते हैं, कोई भी अनदर पर्सन इस फैसिलिटी को नहीं ले सकता, राइट। ये थे आपके टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। नाउ कम्स टू फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से हेल्प करता है ये बिजनेस को, ठीक है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या है, द वेयर हाउस रिसीव एंड कंसोलिडेट मटेरियल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स एंड डिस्पैच द सेम टू अ पर्टिकुलर कस्टमर ऑन अ सिंगल ट्रांसपोर्ट शिपमेंट। यानी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी जिन्होंने अपने अपने गुड्स को यहाँ स्टोर किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तीनों ने अपने गुड्स को यहाँ स्टोर कर रखा है, राइट। अब इन तीनों का एक कॉमन कस्टमर है, ठीक है, कॉमन कस्टमर है। और ये वेयर हाउस, जिसका भी जो भी वेयर हाउस का ओनर है, उसे पता है कि इस कस्टमर को इनकी भी गुड्स चाहिए, इनकी भी गुड्स चाहिए और इनकी भी गुड्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग सर्विसेज किस तरह से हेल्प करती है कि वो इन तीनों ही फर्म की गुड्स को एक साथ डिस्पैच कर देती है इस कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर एक है, ठीक है, कस्टमर तो एक है और उसे गुड्स भी लेके जानी है, ठीक है। वो गुड्स सबकी साथ में ले जाना चाहता है, किसकी, अलग अलग फर्म्स की, ठीक है। 3 फर्म्स की गुड्स थी, तीनों फर्म्स की गुड्स वेयर हाउसिंग सर्विसेज की मदद से एक साथ डिस्पैच की गई, ठीक है। उसकी सारी गुड्स एक साथ लोड की गई, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू, और उस कस्टमर को एक साथ पहुंचा दी गई, राइट। तो इट मीन्स अगर सपोज ये वाली मैन्युफैक्चरिंग फर्म अलग डायरेक्शन में थी, ये अलग डायरेक्शन में और ये अलग, तो इस कस्टमर को तीनों तरफ जाना पड़ता उस सामान को लेने के लिए। लेकिन वेयर हाउस, क्योंकि तीनों ने अपने सामान को यहाँ स्टोर करा था, तो एक ही प्लेस से उसे तीनों फर्म्स का सामान मिल गया, ठीक है। तो एक साथ वो सामान को ले जा सका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेक द बल्क। द वेयर हाउस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन प्लांट इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। These smaller quantities are then transported according to the requirement of client to their places of business. देखो, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज एक साथ बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, राइट। 10,000 20,000 गुड्स एक साथ वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन्हें स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपने 20,000 गुड्स प्रोड्यूस कर दिए। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कौन लेगा, होलसेलर लेगा, लेकिन होलसेलर भी इतना अमाउंट नहीं ले सकता। 20,000 गुड्स होलसेलर भी एक साथ नहीं ले सकता, तो उसे क्या चाहिए, उसे एक साथ में चाहिए सपोज 2,000। वो 2,000 गुड्स चाहता है कि मैं अभी सिर्फ 2,000 गुड्स ही लेके जाऊंगा, उसके बाद और डिमांड आएगी तो और लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर होलसेलर को पूरी 20,000 बल्क में गुड्स लेके नहीं जानी पड़ी, ब्रेक करके वो ले जा सकता है कि जब उसे जितनी रिक्वायरमेंट है वो तब उतना ले जा सकता है, बल्क में गुड्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए कहा गया कि ये बल्क को ब्रेक करता है, ब्रेक द बल्क, यानी गुड्स आपको स्मॉलर क्वांटिटी में जब आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है उस जगह पहुंचा दी जा सकती है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्टॉक पिलिंग। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज द सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड्स टू सेलेक्ट बिजनेसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीजनल स्टोरेज। गुड्स और रॉ मटेरियल विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज, यानी जिन गुड्स की अभी इमीडिएटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें आप वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। देखो, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी क्या आ रहा है आपके पास, राखी का त्यौहार आ रहा है, राइट। राखी सेलिब्रेट करेंगे हम कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो राखी के लिए जितने भी इसके मैन्युफैक्चर हैं, क्या वो आज बनाना शुरू करेंगे राखी? नहीं, वो 6 महीने से राखी मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि राखी का फेस्टिवल आएगा अगस्त में, तो वो पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन्होंने अगस्त में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी, राइट। तो अब उन्होंने बल्क में राखी बनाई होगी, राइट। अब उन्हें क्या करना है, फॉर एग्जांपल जनवरी में एक स्लॉट तैयार हो गया, फिर फरवरी में एक स्लॉट तैयार हुआ, ठीक है। अब जितना जितना तैयार होता जा रहा है उसे उन्हें कहीं स्टोर करना है,
ठीक है, क्योंकि ना तो जनवरी में कोई राखी परचेज करेगा ना फरवरी में। परचेज कब करेंगे? जुलाई अगस्त में ही, राइट। जुलाई में होलसेलर्स परचेज करेंगे और अगस्त में रिटेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वो स्लॉट तैयार करते जा रहे हैं, गुड्स को तैयार करते जा रहे हैं, जनवरी फरवरी में कोई सीज़न नहीं है उसका, लेकिन हमें बनानी है उस सीज़न के लिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर सीज़न अभी आया नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी है। तो जनवरी फरवरी में आप स्टोर कर सकते हो, कहाँ? वेयर हाउस में, कि अगस्त तक या जुलाई तक इनकी हमें रिक्वायरमेंट है, तब तक हम इन्हें स्टोर करेंगे और उसके बाद हम इन्हें अपने यूज़ में ले लेंगे या इन्हें सेल कर देंगे, राइट। तो यही है स्टॉक फिलिंग, कि आप स्टॉक को स्टोर कर सकते हो जब भी इसकी डिमांड ना हो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखो, आपका वुलन का बिजनेस था, ठीक है। तो विंटर्स में जितना आपका सामान बिक सकता था आपने सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आपका जितना आपने प्रोड्यूस किया आपका सारा सेल हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 वुलन्स तैयार किए थे और सेल आपके हुए 30,000, ठीक है। अब 20,000 तो अभी भी आपके बचे हैं ना, और 20,000 समर में तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो 20,000 नेक्स्ट विंटर तक, आपको नेक्स्ट सीजन तक सर्दियों के उन्हें स्टोर करके रखना है और सेफली स्टोर करना है, कि उन्हें कुछ भी तरह की, मतलब उनमें कुछ भी तरह का चेंज ना हो, किसी भी तरह का लॉस ना हो, ठीक है। उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो। तो 20,000 आपको स्टोर करने हैं, तो उन्हें आप कहाँ स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में। कब तक? जब तक नेक्स्ट सीजन नहीं आ जाता, जब तक कस्टमर्स की डिमांड नहीं आ जाती, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडिड सर्विस। वैल्यू एडिड सर्विस क्या है? सर्टेन वैल्यू एडिड सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द वेयर हाउसेज। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वेयर हाउस सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, कुछ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिट मिक्सिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग जिस तरह से, मतलब जो भी गुड्स की आपको पैकेजिंग करनी हो, लेबलिंग जो भी आपको उनके ऊपर लेबल या स्टिकर आपको लगाना हो, ठीक है। ट्रांजिट मिक्सिंग क्या होता है? बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके एक साथ आपको करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके ज्योमेट्री आती है ना, ठीक है, ज्योमेट्री में आपके जो जिसमें सारा सामान होता है, ठीक है, तो आपको डी चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है। सारे सामान मैंने अलग अलग मैन्युफैक्चर को तो कर दिए, बट इस बॉक्स में मैंने नहीं रखे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेयर हाउस में पेंसिल्स, स्केल, डी, जितनी चीज़ें थी, इरेजर, सारी चीज़ें मैंने पहुंचा दी और वहाँ पर मैंने उनको मिक्सिंग का काम दे दिया कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिक्स करके इस बॉक्स में रखने हैं और बॉक्स तैयार करना है, राइट। तो ये काम भी हम कहाँ कर सकते हैं? वेयर हाउस में। ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं वेयर हाउसेज के द्वारा। Goods sometimes need to be opened and repackaged and labeled again at the time of inspection by prospective buyers. Sometimes आपको गुड्स दोबारा, आपने पैकेजिंग करके रखी थी लेकिन आपको दोबारा ओपन भी करनी पड़ सकती है, रीपैक भी करनी पड़ सकती है, अगेन लेबल भी लगाने पड़ सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं जहां आपको दोबारा से उन चीज़ों को तैयार करना पड़ सकता है। तो वहां पर वेयर हाउस आपको हेल्प करता है कि जहां आपने उन्हें स्टोर कर रखा है वहां आप ये सर्विसेज भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी प्राइस को स्टेबल रखता है, ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगा ना ही प्राइस बहुत कम होगा, ठीक है। प्राइस ज़्यादा कब होगा? जब डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। आज मेरे पास एक गुड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप सैनिटाइज़र की डिमांड देख लीजिए, ठीक है। आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सैनिटाइज़र और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सैनिटाइज़र एक है, किस किस को दोगे आप? डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि भाई मेरे पास 1,000 रुपये, मुझे सैनिटाइज़र की शीशी दे दो, नहीं मेरे पास 5,000 है, आप मुझे सैनिटाइज़र की शीशी दे दो। यानी एक गुड है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। तो वेयर हाउस का क्या काम है यहाँ पर? प्राइस को स्टेबल रखना। प्राइस स्टेबल कब रहेगा? जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड वे में चलेंगी। बैलेंस्ड वे में चलेंगी, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई या सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, दोनों बैलेंस्ड वे में चलती हैं, ठीक है। तभी जाकर प्राइस स्टेबल रहता है और वेयर हाउस इसमें हेल्प करता है। कैसे? वेयर हाउस स्टोर करता है गुड्स को एडवांस में, कि जब उसकी डिमांड हो, जितनी डिमांड हो उतनी गुड्स हम सप्लाई कर सकें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फाइनेंसिंग। तो देखो, फाइनेंस किस तरह से करता है, मतलब वेयर हाउस आपके लिए किस तरह से आपके फाइनेंस अरेंज करता है। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने वेयर हाउस में कहीं स्टोर किया है अपना सामान, ठीक है, तो वेयर हाउस की जो रिसिप्ट होती है, ठीक है, उसे आप किसी भी बैंक में शो कर आप लोन ले सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो भी वेयर हाउस ओनर होता है, ठीक है, वेयर हाउस ओनर से आप जितना भी गुड्स आपने वहाँ पर रखी हैं उस अमाउंट के बिहाफ पर लोन ले सकते हो। यानी जो वेयर हाउस ओनर है, अगर आपने उसके यहाँ
1 लाख की गुड्स रख दी हैं तो आप उससे 1 लाख के ऊपर लोन ले सकते हो कि आपके यहाँ गुड्स रखी हुई हैं, आप इसके ऊपर मुझे कुछ कैश दे दीजिए या कुछ अमाउंट दे दीजिए जो मैं आपको फ्यूचर में रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली इस तरह से ये आपको फाइनेंस भी कर देता है जब आपको ज़रूरत है। तो ये थे आपके फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।